Hello everyone, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about one liner questions related to sociology. तो इस वीडियो में हम समाजशास्त्र से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न समाजशास्त्र में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, समझें और एक एक क्वेश्चंस को अपने आप भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य उपव्यवस्था की संस्कृति को नकारती है, क्या करती है? नकारती है, तो वो जानी जाती है एक प्रति संस्कृति। क्या कहते हैं उसे हम? प्रति संस्कृति, या फिर इसे हम कहते हैं काउंटर कल्चर। समझिएगा, एक संस्कृति क्या होती है? किसी समाज की संस्कृति क्या होती है? जो कि हम सीखते हैं अपने पूर्वजों से, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। तो अगर हम एक उप संस्कृति की बात करें, मतलब एक संस्कृति अगर एक समाज में चल रही है, उस संस्कृति को छोड़कर अगर मान लीजिए कोई नई संस्कृति आ जाए या हम कोई दूसरी संस्कृति अपनाने लगें, तो वो उस संस्कृति की क्या हो जाएगी? काउंटर संस्कृति हो जाएगी या फिर प्रति संस्कृति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय मतलब लिटिल कम्युनिटी की जो विशेषताएं बताई थी, उनमें से मौलिक विशेषताएं कुछ यहाँ पर लिखी गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, लघुता, विशिष्टता और समरूपता। एक और विशेषता होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक पूंजी, व्यवसायिक पूंजी या फिर सांस्कृतिक पूंजी तथा प्रतीकात्मक पूंजी में से बोर्डियो द्वारा दिए गए वर्गीकरण का कौन सा भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है, वो है व्यवसायिक पूंजी। जो पियरे बोर्दियो हैं, ध्यान से देखिए, जो पियरे बोर्दियो हैं उन्होंने कुछ पूंजी कैपिटल की बात की थी। आर्थिक की बात करते हैं, सांस्कृतिक की बात करते हैं, प्रतीकात्मक की बात करते हैं, लेकिन वो व्यवसायिक की बात नहीं करते। वो बात करते हैं एक और पूंजी की, जिसे हम कहते हैं सामाजिक पूंजी या फिर हम जिसे कहते हैं सोशल पूंजी, सोशल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक समाज को जोखिम समाज के रूप में या फिर रिस्क सोसाइटी के रूप में कौन व्यक्त करते हैं? तो वो करते हैं उल्रिच बैक। ठीक है, अब बात यहाँ उठती है कि जोखिम समाज है क्या? तो जो उल्रिच बैक हैं और एक और हमारे सोशियोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंथोनी गिडिंग्स। क्या नाम है उनका? एंथोनी गिडिंग्स, जो कि जोखिम समाज की बात करते हैं। वो ये कहते हैं, एंथोनी गिडिंग्स के लिए मैं कह रही हूँ, जो एंथोनी गिडिंग्स ने आधुनिक समाज को जोखिम समाज माना और ये कहा कि ये एक ऐसे तरीके हैं जो हमारे आधुनिक समाज में देखे जाते हैं। वहीं पर उल्रिच बैक ने जोखिम समाज को एक व्यवस्था माना, जिसे वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनसे जोखिम समाज हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु उपरांत आधुनिक समाज, जिसे हम कहते हैं पोस्टमस मॉडर्न सोसाइटी, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा जो देते हैं वो देते हैं जिगमंड बॉमर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ अवधारणाएं हैं और इधर विचारक हैं। तो सामाजिक तथ्य से संबंधित कौन है? इमाइल डर्कहाइम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास से संबंधित है स्पेंसर, ये भी सही हो जाएगा। वर्गीकरण या अलगाव से संबंधित है मार्क्स, ये भी सही हो जाएगा। दुष्प्रकार्य या फिर जिसे हम कहते हैं प्रकार्य दुष्प्रकार्य, उसको तो हम यहाँ पे अवधारणाओं के बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो सामाजिक तथ्य हैं, सोशल फैक्ट्स, जिसे इमाइल डर्कहाइम ने क्या कहा था? वस्तु कहा था, थिंग्स कहा था। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? अनुभव करने के तरीके। सामाजिक उद्विकास से रिलेटेड कौन है? स्पेंसर, जो ये मानते हैं कि समाज का जो उद्विकास हुआ है, समाज जो हमारा इवॉल्व हुआ है, तो वो किस कारण से हुआ है?
एक उन्होंने डार्विज्म को फॉलो करते हैं। डार्विन की थ्योरी उन्होंने बताई थी कि किस तरीके से समाज धीरे धीरे एक ऑर्गेनिक, जैसे हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए हमारी एक बॉडी होती है, उस तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से हमारे सारी बॉडी के अंग मिलकर एक हमारा पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी का, उसी तरीके से समाज में भी ये सब चलता है। धीरे धीरे ये सब बताया था स्पेंसर ने। आगे अलगाव की बात कौन करते हैं, तो वो करते हैं कार्ल मार्क्स। वो ये कहते हैं कि अलगाव कैसे आता है, जब समाज में क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। और संघर्ष उत्पन्न क्यों होता है, आर्थिक कारणों से। और दुष्प्रकार्य क्या बात बताते हैं, मर्टन बताते हैं। दुष्प्रकार्य क्या होता है, ऐसा प्रकार्य जो समाज में क्या होता है, विद्यमान है, प्रकार्य भी है दुष्प्रकार्य भी है, ठीक है, जो अनइंटेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन है, जो कि हमारे समाज में सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सहयोगात्मक और दूसरी कौन सी होती है, विघटात्मक, जो हमारे समाज में विघटन लेकर आती हैं। तो यहाँ बात हो रही है सहयोगात्मक की, तो सहयोग और सात्वीकरण। एक और होता है समायोजन, अकोमोडेशन। ये सारी चीज़ें हमारी सहयोगात्मक होती हैं। नेक्स्ट, कॉम्ब ने जो सामान्यकरण, घटता सामान्यकरण और बढ़ती जटिलता का एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विज्ञानों का संस्तरण। तो इसमें ये क्या बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारा विज्ञान जो है, मान लीजिए एक संस्तरण वो बनाते हैं, वो एक हायरार्की बनाते हैं और ये बोलते हैं कि जो सबसे निचला है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं वो। और जो कहते हैं कि घटता सामान्यकरण, वो कहते हैं कि जो नीचे होगा वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होगा और जो सबसे ऊपर होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे ऊपर वो किसे रखते हैं, सोशियोलॉजी को, और सबसे नीचे रखते हैं वो मैथमेटिक्स को, बीच में भी आते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं हायरार्की ऑफ साइंस आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। यांत्रिक और सावयवी सम्यक या एकता की अवधारणा किसने दी थी, तो एमाइल डर्कहाइम ने दी थी। वो ये कहते हैं कि यांत्रिक एकता कहाँ पाई जाती है, यांत्रिक एकता हमारी पाई जाती है हमारे रूरल समाज में, है ना, पहले का जो हमारा समाज था वहाँ। और सावयवी एकता जो हमारा आज का आधुनिक समाज है वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है अंतिम सामाजिक सत्य समूह है व्यक्ति नहीं। तो समाज को सब कुछ मानते हैं तो वो होंगे ही एमाइल डर्कहाइम, जो कि एक प्रकार्यवादी है, फंक्शनलिस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। असर्शन एक रीज़न है। कथन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। कारण देखिए, हमेशा कारण से लगाने से पहले आप बिकॉज लगा के देखिएगा कि किस तरीके से आ रहा है। प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, तो ये दोनों ही सही है और आर ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास का गांधीवादी प्रारूप, ठीक है, विकास का गांधीवादी जो प्रारूप है वो क्या सम्मिलित करता है, तो वो सम्मिलित करता है जियो इसीलिए कि दूसरों की सहायता करो। तो ये एक गांधी ने अपना एक प्रारूप बताया था जिसमें वो ये वर्ड, ये सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास का प्रत्यक्षवादी। तो प्रत्यक्षवाद हैं, पॉजिटिविस्ट हैं, तो कौन है, ऑगस्ट कॉम्ट हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। प्रत्यक्षवादी कौन होते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी, प्रत्यक्षवाद या फिर पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है, सिंपली साइंटिफिक होना। नेक्स्ट है विकास का आदर्श प्राक्रिय सिद्धांत किसने दिया था, तो वो कौन देते हैं, पार्सन्स देते हैं। विकास का सामाजिक मानववैज्ञानिक सिद्धांत दिया था मैकिलैंड ने। और प्रसारवादी कौन देते हैं, लर्नर फेल्डमैन, जो कि कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हुआ है, धीरे धीरे लोग इधर उधर डिफ्यूज़ होके चारों तरफ फैल गया। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जनरीतियाँ से विकसित होती हैं। जनरीति मतलब फोक वेज, जिसे कौन कहते हैं, WG सुमनर। और जनरीतियाँ क्या होती हैं, जनरीतियाँ क्या होती हैं जो कि हम क्या करते हैं, हमें अपने डेली टू डेली लाइफ में जिन्हें हमें करना चाहिए उन्हें हम कहते हैं जनरीतियाँ, जैसे कि अभिवादन करना, इस तरीके से। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के कुर्ग्स, एक जाति है कुर्ग्स, जिसका अध्ययन किसने किया था,
संयुक्त परिवार के बारे में कौन लिखते हैं? दक्षिण भारत के कुर्ब्स जो कि मैसूर में है, उनके बारे में लिखते हैं एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने इस पर फील्ड वर्क किया था। नेक्स्ट इज विवाह के अस्तित्व का प्रारंभ तब हुआ, ये कोटेशन है, किसने कहा था ये, कि जब आर्थिक और यौन दोनों प्रकार एक संबंध में संगठित हुए, तो ये मर्डॉक कहते हैं। नेक्स्ट, बहुपत्नीत्व विवाह, एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह में से आदर्श उद्विकाशील क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल विवाह। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आई.पी. देसाई, क्योंकि उन्होंने महुआ में फील्ड वर्क किया था। और ये महुआ कहाँ आता है? हमारा एमपी में। नेक्स्ट, जब निम्न जाति की एक स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है प्रतिलोम विवाह, जिसमें क्या होता है, जो स्त्री होती है वो उच्च जाति की होती है और जो पुरुष होता है वो निम्न जाति का होता है। तो इस तरीके से जो अगर ये स्त्री इससे विवाह करेगी तो इसे हम कहेंगे प्रतिलोम विवाह, या फिर हम उसे कहेंगे हाइपोगेमी, और इसी को हम कहेंगे हाइपरगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई बहनें एक ही समय या संभावित रूप से एक ही पुरुष की जीवन संगिनियां होती हैं तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम पत्नी भगिनी विवाह, जिसे हम कहते हैं कि एक पुरुष की कई पत्नियां होना। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इन इंडिया, ये एक बुक है, ये किसने लिखी थी? एम.एस. गौरे। एक परिवार समिति है, एसोसिएशन है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और एसोसिएशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये समिति क्या होती है? कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई जाती है। और क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें? तो इसमें क्या होता है कि ऐच्छिक होती है, इसमें हम सम्मिलित हों या ना हों ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, और एक उद्देश्य पूर्ति के लिए ये बनाई जाती है। नेक्स्ट, झूम खेती अपनाए हैं, तो किसने अपनाई है? भील ने, बैगा और गोंड जनजातियाँ। और ये झूम खेती जो है इसका मतलब क्या होता है? ये खेती की एक पद्धति है जिसमें जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी एक खेत पर खेती करते हैं, और जब कुछ सालों बाद वो खेत क्या हो जाता है, उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, तो वो दूसरी जगह जाके अपनी खेती करते हैं, और कुछ सालों बाद जब यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाती है तो दोबारा वो यहाँ आकर खेती स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे जिलों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार के प्रकार क्या हैं? डेविस जो क्या है, एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है जो कि बताते हैं, जिसमें उन्होंने फैमिली के कुछ फंक्शंस बताए थे जो कि ये सारे हैं। नेक्स्ट, मैकाइवर और पेज ने अनुकूलन को परिभाषित किया है, तो कहते हैं कि इसमें क्या आ जाता है? भौतिक, जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट, भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो जो इरावती कर्वे हैं, भारत की पहली महिला सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने भारत में नातेदारी संगठन का एक व्यवस्थित अध्ययन किया था। उनकी बहुत ही फेमस बुक भी है इस पर, है ना, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें उन्होंने क्या किया था? भारत को 4 भागों में बांटा था और उसका अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह की मूल प्रकृति क्या है? तो ये संविदात्मक होती है या फिर समझौतेपूर्ण होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावपूर्ण भूमिका निर्धारण और प्रतिपादन से संबंधित किसने किया था? तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें बात करते हैं किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूड। औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का मतलब होता है उत्पादन में कृत्रिम शक्ति का यूज़। इसका मतलब ये होता है कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ना कि हम मैनुअल पावर, ठीक है। नेक्स्ट, जाति, वर्ग, धर्म, परंपरा में से परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या था? तो यहाँ बात हो रही है हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की, तो उसमें हम लोग कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन अपनाया जाता था। और अब वर्ग
क्लास के रूप में स्ट्रैटिफिकेशन अपनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए लेकर आई थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, और मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। समझते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।